अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इन्वेंट्री डैशबोर्ड का डेमो देख लिया था। आज हम इन्वेंट्री डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे बिल्कुल ज़ीरो से। ये हमारे पास शीट 1 है जिसमें प्रोडक्ट्स की डिटेल आ रही है, ये आईडी है। उसके बाद प्रोडक्ट्स के नेम आ रहे हैं, कैटेगरी आ रही है, परचेज प्राइस है और सेल्स प्राइस है। उसके बाद ये परचेज, नेक्स्ट शीट में हमारे पास परचेज का डाटा शो हो रहा है जिसमें प्रोडक्ट आईडी सेम है, बाकी कुछ डिफ्रेंशिएट है। उसके बाद सेल्स है जिसमें सेल्स का डाटा शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने एक शीट ऐड की हुई है जहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे, और ये डैशबोर्ड के लिए शीट बनाई हुई है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट वाली शीट में आते हैं और इधर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं नेम रेंजेस के लिए। ऑफसेट रेफरेंस पे हम उसे दे देते हैं B4 और उसको फ्रीज कर लेते हैं। और नेक्स्ट 2 पैरामीटर जो है हम इसके वो स्किप करके उसके बाद काउंट ए का फंक्शन यूज़ करते हैं, काउंट ए, और उसमें हम रेंज दे देते हैं B4 से B999 तक, और इसको भी हम फ्रीज कर लेते हैं और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा, और विड्थ के लिए हम उसे दे देते हैं, अभी हमें 5 कॉलम चाहिए तो हम 5 लिख के ओके करते हैं। ये वैल्यू का एरर आ रहा है क्योंकि अभी हम ऑफिस 365 यूज़ नहीं कर रहे। अभी इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करेंगे और नेम मैनेजर में आएंगे, और नेम मैनेजर में आगे न्यू पे क्लिक करेंगे। अब इधर हम नेम रेंज बना लेंगे जिस नेम से हमने इसे बनाना है। तो हम प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल कर लेते हैं इधर, और रेफर टू की जगह हम वही फार्मूला पेस्ट कर लेते हैं जो हमने अभी बनाया है। ओके करते हैं। तो एक नेम रेंज हमारी बन गई है। अब दूसरी नेम रेंज बनाने के लिए हम नेम मैनेजर में दोबारा आके तो फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, और इधर हम लिख लेंगे प्रोडक्ट आईडी के लिए बनाएंगे। इस दफ़ा हमें एक ही कॉलम चाहिए, तो हम इसको फार्मूला रेफर टू में करके तो उधर हम 1 कर देंगे। जहाँ पे हमने लास्ट में 5 कॉलम लिखे थे, इधर हम 1 कॉलम करके तो ओके करते हैं। तो ये हमारी 2 नेम रेंजेस बन गई, एक सिर्फ आईडी के लिए, एक पूरी डाटे के लिए है। अब ये वाले हम इधर से रोज़ कॉपी करते हैं और इधर कैलकुलेशन वाली शीट में आके हम इधर पेस्ट कर लेते हैं, उसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इधर हम सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, F3 प्रेस करेंगे। ये देखिए प्रोडक्ट आईडी आ रही है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आईडी हमारी आ जाएगी, कोई फार्मूला हमें लगाना नहीं पड़ेगा। अब जहाँ पे वैल्यू एरर आ रहा है, इससे पहले हम इफ एरर वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, इफ एरर अदरवाइज एम्प्टी। अगर एरर आएगा तो एम्प्टी कर दे उसे। क्या हो गया? अब यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की जगह हम इधर वी लुकअप यूज़ कर लेते हैं, वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू ये, और टेबलर ए, फिर हम कॉमा प्रेस करके तो F3 प्रेस करते हैं तो हमारे पास फिर नेम रेंजेस आ जाएंगी। इसमें से हम ये प्रोडक्ट डिटेल जहाँ पे पूरा डाटा लिया था उसको कर लेते हैं, और उसके बाद कॉलम के लिए हमारा सेम कॉलम हमने कॉपी किए हैं तो हम कॉलम्स का फार्मूला इधर यूज़ कर सकते हैं, कॉलम्स, और उसमें हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और फर्स्ट वाले को हम फ्रीज़ कर लेंगे और सेकंड वाले की हम रो को फ्रीज़ कर लेंगे। फर्स्ट वाले को हम पूरा फ्रीज़ कर लेंगे। ये हमने फ्रीज़ कर लिया। अब इसको क्लोज़ करते हैं कॉलम को, उसके बाद कॉमा प्रेस करके एग्जैक्ट मैच के लिए 0 क्लोज़ कर लेते हैं। अब इसी को हम डाउन नीचे भी और राइट साइड पे भी ड्रैग कर लेंगे तो ये रिजल्ट इसका आ गया। इतना डाटा हमारे पास आ गया है। अब इसको करेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट्स में आगे नई प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं और देखते हैं उसका डाटा उधर शो हो रहा है या नहीं हो रहा। कैलकुलेशन वाली शीट में आते हैं। ये एंट्री करने के बाद कैलकुलेशन वाली शीट में है, ये देखिए आईडी तो आ गई है लेकिन आगे डाटा नहीं आया क्योंकि वी लुकअप हमने नीचे ड्रैग नहीं किया था। तो वी लुकअप से पहले भी इफ एरर लगा लेते हैं, अगर एरर हो तो एम्प्टी कर दे। तो अब देखिए नई ऐड करते हैं तो ये देखें आइटम 1022 भी ऐड हो गई। अब ये 2 को डिलीट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए फिल वक्त। अब इतनी कैलकुलेशन हो गई है हमारे पास। इसके बाद हम जितने यूनिट परचेज़ किए हैं और जितने सोल्ड किए हैं हम उनकी क्वांटिटी इधर निकाल लेते हैं। परचेज यूनिट्स और सोल्ड यूनिट्स निकाल लेते हैं। इधर फार्मूला यूज़ करते हैं हम, इक्वल टू सम इफ्स
और सम रेंज में लिए इधर हम परचेज यूनिट निकालें तो परचेज वाली शीट में आएंगे, तो ये यूनिट रिसीव्ड वाले हम पूरा कॉलम को एच कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे फ्रीज कर लेते हैं। कोमा प्रेस करने के बाद हम फर्स्ट क्राइटेरिया में डी कॉलम दे के उसके बाद कैलकुलेशन में आके प्रोडक्ट आईडी दे देते हैं B4 और B4 का हम कॉलम फ्रीज कर लेते हैं। क्लोज करते हैं। ये हमारी परचेज आ गई आइटम वाइज। हमने इसमें 2 कंडीशन लगाई हैं। अब ये नीचे जो ज़ीरो आ रहा है उसका भी सोल्यूशन देखते हैं। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं सोल्ड यूनिट्स में। ये देखिए इसमें भी हमारे कॉलम नंबर सेम ही है, तो इधर हम सिर्फ परचेज की जगह सेल्स कर लेंगे। नीचे फॉर्मूला आपको शो हो रहा है, इधर हमने सेल्स कर लिया तो ये सोल्ड यूनिट आ गए। अब इसमें भी ये ज़ीरो आ रहा है क्योंकि इधर कोई आइटम नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो कस्टम फॉर्मेटिंग ओपन होगी। कस्टम फॉर्मेटिंग में कस्टम में आके तो जहाँ पे ये जनरल लिखा हुआ है यहाँ पे हम लिखेंगे 0 सेमी कॉलन और -0, फिर सेमी कॉलन 2 दफ़ा और ऐड का साइन लगाएंगे और ओके कर देंगे। तो ये जहाँ जहाँ पे भी 0 होगा हमारी शीट में जितनी सिलेक्शन की हुई है ये उसको हाइड कर देगा। 0 होगा ज़रूर लेकिन उसे हाइड कर देगा, शो नहीं होगा। उसके बाद आगे हम डेज निकालेंगे। ये जो क्वांटिटी ये सोल्ड यूनिट्स आ रहे हैं ये हमने कितने दिनों में सोल्ड किए हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेल्स में डेट्स आ रही हैं। तो उसमें से हम अगर मैक्स का फॉर्मूला लगाएं कि सबसे बड़ी डेट क्या है, इसमें ये सी कॉलम में है तो सी को पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखें ये मैक्सिमम डेट आ गई है। अगर इधर हम मिनिमम लगाएंगे तो फर्स्ट डेट आ जाएगी। ये देखें फर्स्ट से हमारा स्टार्ट हो रहा है डाटा, 1 जैन से 32। इसी तरह से मैक्स में से मिनिमम को माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। अब ये देखें इसमें मैक्स का फॉर्मूला और सेल्स, ये अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इधर से जनरल में, तो ये 99 डेज आ रहे हैं। अब अगर हम सेल्स में आके एक एंट्री और करें डेट की तो ये 100 हो जाएंगे। अब ये देखें मैक्स में से माइनस की हैं। अब इधर हम इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ और साथ में B4 नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो तो ये फार्मूला वर्क करे, अदरवाइज एम्प्टी ही चल रहे। तो इससे पहले हमने कॉमा मिस कर दिए तो इधर कॉमा लगा देते हैं। अभी इसी को नीचे ड्रैग कर देते हैं तो एक्स्ट्रा जो डाटा शो हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अभी ये 99 डेज़ आ रहे हैं। अभी यहाँ पे एक और डे की हम एंट्री करते हैं तो अब दोबारा कैलकुलेशन में आके देखेंगे। ये देखें इधर 100 डेज़ हो गए हैं, तो ये भी हमारा फार्मूला डायनेमिक हो गया। इधर से डेज़ निकल के आते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इधर हम निकालते हैं कि पर डे सेल निकाल लेते हैं कि हर प्रोडक्ट की पर डे सेल क्या होगी, सोल्ड यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। इसी को नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं और इसको हम राउंड भी कर लेते हैं, राउंड अप कर लेते हैं, राउंड अप कॉमा उसके बाद ये फॉर्मूले के बाद उसके बाद 0, इसी को नीचे ड्रैग कर लेते हैं। अब जहाँ पे एरर आ रहा है इसकी जगह हम इफ़ एरर वाला फंक्शन यूज़ कर लेते हैं इसके साथ, के अंदर इसको रैप कर लेते हैं। अब इसी को नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो एरर भी ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी पर डे सेल भी निकल आई है। उसके बाद हमने पर डे सेल निकालने के बाद हमने ऑप्टिमल स्टॉक लेवल निकालना है कि हमें कितना स्टॉक हम चाह रहे हैं कि हम रखना चाह रहे हैं। तो हम इधर 45 डेज़ का स्टॉक रखना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल पर डे सेल को मल्टीप्लाई कर लेंगे 45 से। अगर आपने 30 डेज़ का करना है तो मल्टीप्लाई 30 कर लेंगे पर डे सेल निकालने के बाद। तो इधर हम 45 कर लेते हैं और इसी को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा ऑप्टिमल स्टॉक लेवल भी आ गया। अब हम निकालेंगे स्टॉक ऑन हैंड। हमारे पास अभी राइट नाउ कितना स्टॉक है, तो उसके लिए हम अभी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं था, तो हम डायरेक्ट परचेज में से सेल माइनस कर लेंगे तो ये हमारे पास स्टॉक ऑन हैंड भी निकल आएगा। हाँ जी, उसका स्टेटस क्या है, तो उसके लिए हम स्टेटस का एक और नया कॉलम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं इफ़ और स्टॉक ऑन हैंड वाली वैल्यू ले लेते हैं L4 ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑप्टिमल स्टॉक लेवल वैल्यू देन स्टॉक। ओके, अगर हमारी स्टॉक ऑन हैंड
ऑप्टिमल स्टॉक लेवल से ज़्यादा होती है तो हम उसे कहते हैं स्टॉक ओके कर दे, अदरवाइज़ इधर शो करवा दे रीऑर्डर। तो अब ये अगर कम होगी तो इधर रीऑर्डर शो हो जाएगा। करेंगे, ये देखें ये अभी रीऑर्डर शो हो रहा है, ये फर्स्ट वाली कम है। अब जहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है इधर भी हम इफ़ की कंडीशन एक और लगा देंगे, इफ़ दिस वन नॉट इक्वल टू एम्प्टी एल्स, और इधर भी हमने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगा के तो क्लोज करेंगे। अब इसी को नीचे ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारा एक्स्ट्रा जो डाटा आ रहा था वो ख़त्म हो जाएगा फॉर्मूले के थ्रू। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके इधर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, हाईलाइट, और इधर हम लिखते हैं स्टॉक री ऑर्डर। जैसे ही हम लिखेंगे तो ये देखें उसने उसको रेड कलर में कर दी है। तो अगर हम चेंज भी करना चाहें, खाली टेक्स्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी हम वही कर लेते हैं जो इसका डिफ़ॉल्ट कलर है, ओके करते हैं। और दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके हाईलाइट सेल्स टेक्स्ट में आते हैं, इधर हम कर लेते हैं स्टॉक और ओके, और इसका कलर हम कर लेते हैं इधर से ग्रीन वाला कलर कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। अब जो रीऑर्डर वाले हैं वो रेड कलर में आएंगे, दूसरे ग्रीन वाले कलर में आएंगे। अब एक और उसकी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम रीऑर्डर की क्वांटिटी निकाल लेते हैं कि जी अगर रीऑर्डर हो तो हम कितनी क्वांटिटी का उसका ऑर्डर देना चाह रहे हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ़ और M4 इक्वल टू रीऑर्डर। अगर ये रीऑर्डर हो तो ही आगे वर्किंग करे, तो क्या हो ऑप्टिमल स्टॉक लेवल माइनस स्टॉक ऑन हैंड कर देगा। तो ये देखिए क्वांटिटी 35 आ रही है, इसी को नीचे ड्रैग कर रहे हैं। अभी हमने फॉल्स वाली कंडीशन नहीं लगाई तो वो भी हम अप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज़ एम्प्टी ही रहने दे। तो ये देखिए अब उसको एम्प्टी रहेगा जो स्टॉक ओके है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि मिनिमम ऑर्डर 35 ना हो, मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए 100। तो इसके साथ हम फिर मैक्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मैक्स में इसको रैप कर लेंगे और उसके साथ कर लेंगे 100। अगर मिनिमम ऑर्डर 100 से कम हो तो 100 हो जाएगा, अदरवाइज़ जो 100 से ज़्यादा होगा तो फिर वही ऑर्डर वो कंसीडर करेगा। अब ये देखिए इसी को नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो मिनिमम ऑर्डर हमारा 100 आ रहा है और मैक्सिमम जितना एक्चुअल बन रहा है फिर उसके बाद फिर वो वही शो करवाएगा। अब निकाल लेते हैं डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग, जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कितने दिनों के लिए काफ़ी है। उसके लिए सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वल टू स्टॉक ऑन हैंड डिवाइडेड बाय पर डे सेल्स, और इसी को हम राउंड भी कर लेंगे। तो ये पर डे हमारी इन्वेंट्री भी निकल आएगी कि जो हमारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है वो कितने दिनों के लिए काफ़ी है। तो इतनी कैलकुलेशन हमने इधर कर ली है। अब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इधर निकालेंगे जो हमने सेल की है उसकी वैल्यू क्या है। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए सोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई सेल्स प्राइस करेंगे तो उसकी वैल्यू निकल आएगी, और उसके बाद उसमें हम इन्वेंट्री को प्लस करके और परचेज को माइनस कर लेंगे। सबसे पहले इक्वल टू, अब पैरेंथेसिस में लिखेंगे सोल्ड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, फिर प्लस स्टॉक ऑन हैंड मल्टीप्लाई परचेज प्राइस, क्योंकि ये अभी हमारा परचेज प्राइस पे अभी सेल नहीं किया। अब इसको भी क्लोज कर लेंगे और माइनस कर लेंगे परचेज यूनिट्स मल्टीप्लाई परचेज प्राइस, और इसको भी क्लोज कर लेंगे तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा। इसी को भी नीचे ड्रैग कर लेंगे, ये आइटम वाइज ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा कैलकुलेट हो गया है। इसमें भी हम इफ़ कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं, जहाँ पे वैल्यू नहीं हो तो उधर वो एम्प्टी शो करवा दे। डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ सबसे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं बैकग्राउंड का, फिर एक शेप इधर हम इंसर्ट कर लेते हैं हेडर बनाने के लिए।
जहाँ पे हम अपने की मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको हम ये कलर कर लेते हैं और इसकी कॉपीज़ कर लेते हैं। कितनी कॉपीज़ चाहिए हम यहाँ पे शो करवाएंगे, परचेज यूनिट्स, सोल्ड यूनिट्स, और उसके बाद हम शो करवाएंगे स्टॉक ऑन हैंड और डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग और ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम 5 चीज़ें इधर शो करवाएंगे। तो हम इधर 5 शेप्स की कॉपी कर लेते हैं, 5 कॉपीज़ कर लेते हैं इसकी, और इनको अलाइन कर लेते हैं। सबको सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में आके इधर से हम डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली कर लेते हैं। अब इधर हम इनके नेम भी लिख लेते हैं, परचेज, सेल्स, प्रॉफिट, इन्वेंट्री और डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग। तो ये हमने इधर 5 की मैट्रिक्स बना दी हैं। अब इनका रिजल्ट शो करवाने के लिए इसी की कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। उसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और उसमें हम फिल कलर ख़त्म करके तो आउटलाइन रहने देते हैं। तो इधर हम शो करवाएंगे, इन यूनिट्स में भी शो करवाएंगे और वॉल्यूम में भी शो करवाएंगे परचेज को। और इधर हम टेक्स्ट बॉक्स भी एक ऐड कर लेते हैं 2 इनकी वैल्यू शो करवाने के लिए। इधर हमने टोटल वैल्यू शो करवानी है। तो ये हमने टेक्स्ट बॉक्स की भी सेटिंग कर ली। अब दोबारा इधर आते हैं तो इधर हमने वैल्यू तो निकाल ली है, लेकिन हमने इधर टोटल शो करवानी है। तो उसके लिए हम इधर लिख लेते हैं, उसी तरतीब से परचेज यूनिट्स निकाल लेते हैं सम। परचेज यूनिट्स जी कॉलम में है तो जी कॉलम को सम कर लेते हैं। सोल्ड यूनिट हमारे एच में है तो एच को सम कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो है वो पी में है तो पी को सम कर लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड हमारा एल में है तो उसको सम कर लेते हैं। डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग के लिए हम इधर एवरेज का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने टोटल का शो करवाना है। तो इधर हम इधर एवरेज निकाल लेंगे कि एवरेज हमारे पास कितने दिनों का स्टॉक है, उसको भी हम राउंड कर लेंगे। 35 डेज आ गए। परचेज यूनिट्स, अब इसको कॉमा सेपरेटेड कर लेते हैं हम। तो ये हमने यूनिट्स में तो निकाल ली है, अब हम आगे वैल्यू में भी शो करवा लेते हैं। तो वैल्यू में शो करवाने के लिए हमें करना पड़ेगा सम प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट, और उसमें परचेज यूनिट्स कर लेंगे, पूरा कॉलम ले लेंगे। उसके बाद परचेज प्राइस के साथ कर लेंगे। तो ये हमारी परचेज की वैल्यू आ गई। इसी तरह सम प्रोडक्ट का फार्मूला हम सेल्स यूनिट्स मल्टीप्लाई ओ कोमा उसके बाद सेल्स प्राइस कर लेंगे। तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करके आंसर दे देगा। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट हमें नहीं चाहिए, स्टॉक ऑन हैंड हमें चाहिए कितनी वैल्यू का, उसके लिए हम फिर इधर भी सम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। स्टॉक ऑन हैंड वाला कॉलम ले लेते हैं, एल कॉमा प्रेस करके परचेज प्राइस कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये हमारा परचेज प्राइस पे ही पड़ा हुआ है। तो इसको भी हम सबको करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, फॉर्मेटिंग इसकी। अब इसके हम लिंक अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा डाटा नहीं है तो इधर डैश लगा देते हैं। ये परचेज यूनिट्स आ रहे हैं, आगे उसका वैल्यू आ रही है कितने की हमने परचेज की है। तो इधर हम यूज़ कर लेते हैं इक्वल, और इसको हम कैलकुलेशन वाली इसके साथ लिंक कर लेते हैं। इस तरह हम वॉल्यूम को भी कर लेते हैं इक्वल टू परचेज की वैल्यू ये है, इसके साथ लिंक कर लेते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम राइट अलाइन कर लेते हैं और साइज इंक्रीज करके, तो जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका हम फिल कलर ख़त्म कर लेते हैं। इधर से बॉर्डर भी ख़त्म कर लेते हैं, आउटलाइन भी हमने ख़त्म कर ली है। कलर हम इसका चेंज करके ये वाला कलर कर लेते हैं। अब इसकी कॉपीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉफिट में एक ही शो करवाना है, तो उसके लिए हम एक ही इधर टेक्स्ट बॉक्स शो करवाएंगे। अब सबके लिंक हम चेंज कर लेते हैं, उधर से जो हमने उस शीट में अप्लाई किए थे वो वाले लिंक हम इधर अप्लाई कर लेते हैं।
प्रॉफिट के लिए भी, इन्वेंट्री के लिए भी, और डेज इन्वेंट्री आउटस्टैंडिंग के लिए भी। तो ये थी गाइस आज के लिए इतनी ही। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, और फिर इसका थर्ड पार्ट भी आएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।